Hello everyone, welcome to my channel Math Solutions by Hemlata Parihar. Today we will start exercise 6.2. In exercise 6.2, first we have to discuss about parallel lines and non-parallel lines. What do you mean by parallel lines and non-parallel lines? If two lines are extended up to infinite, ऐसी दो लाइन जिनको हम अगर इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करें और उन दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहे, वो दोनों लाइंस कभी भी नहीं मिले, तो वो दोनों लाइंस क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। ऐसी दो लाइंस जिनको इनफाइनाइट तक आगे बढ़ाने पर कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं और उन दोनों लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। चाहे आप यहाँ से मेज़र करो, यहाँ से मेज़र करो, यहाँ से जहाँ से भी मेज़र करें, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहे, तो वो दोनों लाइंस कैसे कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। तो हमने यहाँ पर टू लाइंस बनाई हैं, एल और एम, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और यहाँ पर अगर एक ऐसी लाइन बनाएं एल एम पैरेलल लाइन से, तो हमने एक लाइन बना दी एन, तो एक एन लाइन है, इस एन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करें, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करें अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नॉन एज ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसी लाइन जो कि पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है, तो वो लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर एन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर एल और एम पैरेलल और एन ट्रांसवर्सल लाइन के कट होने से यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 एंगल्स बन रहे हैं पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करे तो इन 8 एंगल्स के बीच में रिलेशन होते हैं। क्या क्या रिलेशन होते हैं वो बता रही हूँ मैं। उससे पहले नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? अगर टू लाइंस को आगे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करें, अगर ऐसी कोई दो लाइंस हैं और अगर उन्हें हम इनफाइनाइट तक आगे एक्सटेंड करें और वो आगे जाके कहीं अगर मिल जाए, इनफाइनाइट पर आगे एक्सटेंड करने पर वो आगे मिल रही है, ज्वाइन हो रही है, तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी? नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस जो इनफाइनाइट तक आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती है, नॉन पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट तक आगे बढ़ाने पर कहीं मिल जाए तो वो नॉन पैरेलल लाइंस कहलाती है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर पैरेलल लाइन और उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करें तो यहाँ पर जो 8 एंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट एंगल होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कि जिनकी पोजीशन सेम है, सेम पोजीशन, जिससे मतलब जैसे कि एल लाइन है, यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है, सेम कंडीशन सेम पोजीशन पर एम लाइन के ऊपर कौन है? 5 एंगल जैसा 1 है वैसे ही एंगल 5 है, तो एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल होती है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 ही होगा। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 की पोजीशन भी सेम है, तो एंगल 2 और एंगल 6 भी करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। इसी तरह से एंगल 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल होते हैं और एंगल 4 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल। तो ये चारों के चारों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। 1 के इक्वल 5 होता है, 2 के इक्वल 6, 3 इज इक्वल टू 7 एंड 4 इज इक्वल टू 8। ऑल एंगल्स आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? और ये जो एंगल्स बना रही हूँ मैं, वो जब लाइंस पैरेलल होंगी, कंडीशन ये है लाइंस पैरेलल होगी तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, लाइंस पैरेलल होगी तो ही अल्टरनेट एंगल बनेंगे, कहीं भी नहीं बना सकते हो आप। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? अगर हम दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल लाइन है और वहाँ पर एक जेड जैसा शेप बन रहा है, जेड, ये देखो यहाँ पर ये बन रहा है जेड, तो Z बनने से वहाँ पर जो दो एंगल शो हो रहे हैं 2, 4 और 6, तो Z के बीच में कौन सा एंगल है? 4 और 6। तो यहाँ पर ये 4 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से उल्टा Z जो होता है
ये वाला, ठीक है, एक उल्टा और एक सीधा, तो ये वाला Z भी क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पर ये वाला 4 और 6 था और इधर से हमने लिख दिया एंगल 3 और एंगल 5, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। Z शेप, चाहे उल्टा Z बने चाहे सीधा Z बने, Z बनना चाहिए, तो ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे, अल्टरनेट। थर्ड एंगल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जैसे कि एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल थे, तो एंगल 3 का अपोजिट कौन है, 1, और एंगल 5 का अपोजिट कौन है, 7, तो 1 और 7 अल्टरनेट तो हैं बट एक्सटीरियर एंगल, तो क्या कहलाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, और ये कौन से एंगल कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही 4, ये वाला 4 और ये 6, ये दोनों अल्टरनेट थे, तो 4 का अपोजिट कौन सा है, 2, और 6 का अपोजिट कौन सा है, 8, तो एंगल 2 और एंगल 8 भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, और इनकी वैल्यूज़ भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, तो ये होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ है इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, या फिर को इंटीरियर एंगल्स, इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऐसा भी बोलेंगे। तो सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल अंदर की साइड जो एंगल बन रहे 3, 4, 5, 6, ये सब के सब इंटीरियर। फिर सेम साइड मतलब कि एक ही साइड बनने वाले, तो 4 और 5 इंटीरियर एंगल भी और एक ही तरफ बन रहे दोनों, तो 4 और 5 कौन से एंगल कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, और एंगल 3 और एंगल 6 भी कौन से एंगल कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि अगर हम इंटीरियर एंगल्स का सम करें, 4 और 5 का सम करें, तो वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। ये आपस में इक्वल नहीं होते, बाकी सब तो इक्वल होते हैं, बट ये इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, इनका सम करने पर कितना आता है, 180। इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 6 करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों पेयर्स कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। तो ये तो कॉमन एंगल्स थे जो मैंने बता दिया आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में। इसके अलावा जो मैंने पहले एंगल्स बताए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो भी यहाँ काम आएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट हैं, 2 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट हैं। उसके अलावा और क्या पढ़ा था अपन ने, लीनियर पेयर, तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं 1 2 2 3 3 4 1 4, तो वो एंगल्स भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट ये 4 एंगल्स जो है वो पर्टिकुलर पैरेलल लाइंस के लिए ही अप्लाई होते हैं। जब लाइंस पैरेलल होगी तो ही आपको ये 4 एंगल्स काम में लेने हैं, बाकी नहीं अप्लाई कर सकते उनको, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के अंदर x और y की वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपको प्रूव भी करना है कि ये लाइंस पैरेलल होगी। इसका मतलब अभी हमको पैरेलल नहीं मानना है, आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखो x, यहाँ पर 50 और x एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। इसी तरह से अगर 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। x और y आ जाएंगे हमारे पास में। फिर हम प्रूव भी करेंगे कि AB और CD लाइंस पैरेलल होंगी। तो आपको लिखना है सिंस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न होगा इसका लीनियर पेयर, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 130 डिग्री, ये x आ गया हमारे पास में 130। इसी तरह से एंड y इज इक्वल टू 130 डिग्री, रीज़न होगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हम शॉर्ट में VOA लिखेंगे, अभी लिख के बता दिया है मैंने, बाद में VOA लिखूंगी मैं। तो हमारे पास में x और y दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी है, y इज इक्वल टू 130 एंड x इज इक्वल टू 130। अब आपको प्रूव करना है कि ये लाइन्स पैरेलल है या नहीं। तो आप देखो यहाँ पर कि x और y में एक रिलेशन बन रहा है, क्या, z बन रहा है। z का मतलब कि अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए हैं। अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ पर आपको रीजन देना है, सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल सो लाइंस आर पैरेलल। आपको देना है रीजन 6, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स आर equal, therefore lines AB parallel to CD। तो आपको वहाँ पर जो मैंने 4 एंगल्स बताए थे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, उन चारों में से अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दो तो आप कह सकते हो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल लाइंस है एंड CD पैरेलल टू EF एंड रेशो आपको गिवन है y/z इज इक्वल टू 3:7, y और z का रेशो गिवन है हमें 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, इसका मतलब कि AB और EF भी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। सबसे पहले आपको ये लिखना है, सिंस AB पैरेलल टू CD and CD parallel to EF, therefore AB parallel to EF। ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब देखो, अगर ये AB और EF पैरेलल है तो उससे पहले CD लाइन और EF लाइन अगर पैरेलल है तो यहाँ पर हम हमारी पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है एंगल्स वाली वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एंगल Z है तो ये एंगल भी Z ही होगा, पोजीशन सेम है, और सेम पोजीशन वाला एंगल को क्या बोलते हैं अपन, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको लिखना है यहाँ पर, इसका कुछ नाम दे देते हैं अपन कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ O, यहाँ पर एंगल, इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ मैं A, ठीक है। तो आपको लिखना है, सिंस CD पैरेलल टू EF, देयरफॉर एंगल OAD इज इक्वल टू Z। ये एंगल OAD भी Z के इक्वल होगा। एंड रीज़न क्या है इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। अब हमको जो रेशो गिवन है y/z इज इक्वल टू 3:7, ये रेशो गिवन है, हमको रेशो को मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a माना है मैंने। a क्यों माना, x क्यों नहीं माना, क्योंकि x पहले से है मेरे पास, इसलिए हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब देखो, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाला ये दो एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर। y की वैल्यू कितनी है, 3a, और z की वैल्यू कितनी है, 7a इज इक्वल टू 180। tan a इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन a इज इक्वल टू 180 अपॉन tan करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास में a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। हमारे पास में a इज इक्वल टू आ गया 18, a की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम y फाइंड कर सकते हैं। दस y इज इक्वल टू हमने क्या माना था, 3a, 3 इंटू 18, तो y इज इक्वल टू 18 3 54 डिग्री। हमारे पास में एंगल y कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। x और y में क्या रिलेशन है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, और इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड में क्या रिलेशन होता है कि उन दोनों का सम करने पर 180 आएगा। तो आपको लिखना है, सिंस x एंड y आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स,
देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और y की वैल्यू 54 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे 54 डिग्री। 180 में से 54 माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2 एंड 1। हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है 126 डिग्री। ये हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर आपको डायग्राम गिवन है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन्स ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स हैं, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ई एफ अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देन एंगल जी ई डी, जी ई डी ये वाला पूरा एंगल आपको गिवन है 126 डिग्री। देन फाइंड ए जी ई, ए जी ई, एक तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, जी ई एफ एक आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एफ जी ई एक ये एंगल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये पूरा एंगल 126 है और उसमें से ये एंगल एफ ई डी 90 डिग्री का है, तो 126 में से 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा फर्स्ट आंसर जी ई एफ वाला, ये आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, देयरफॉर एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90। परपेंडिकुलर है मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। देन एंगल फर्स्ट हम कौन सा फाइंड कर रहे हैं, जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, जी ई डी इसमें से माइनस करना है हमें एफ ई डी। जी ई डी हमारे पास में कितना है 126, माइनस करेंगे इसमें से 90, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 6 माइनस 0 6 और 12 माइनस 9 करेंगे तो 3, हमारे पास में आ गया एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। फर्स्ट आंसर आ गया। अब हमें चाहिए ए जी ई, तो यहाँ पर अगर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ बन रहा है एक जेड, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो अगर जेड बन रहा है तो ये एंगल ए जी ई और ये एंगल जी ई डी आपस में इक्वल होंगे। तो आपको लिखना है सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, और दोनों किसके इक्वल होंगे 126 डिग्री, और रीज़न होगा इसका अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट सेकंड आंसर भी आ गया, ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री है हमारा सेकंड आंसर आ गया। थर्ड हमें क्या चाहिए, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास में ये 126 डिग्री है तो 126 और इसका सम करने पे कितना आएगा 180, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर से हम 126 माइनस कर देंगे 180 में से, तो हमारे पास में आ जाएगा एफ जी और ई एंगल। ठीक है, तो आपको लिखना है सिंस एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न होगा इसका लीनियर पेयर। तो यहाँ पर एंगल एफ जी ई हमें फाइंड करना है, और ए जी ई की वैल्यू हमारे पास में आ गई 126 इज इक्वल टू 180। देन एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, 180 में से हम 126 माइनस कर देंगे तो हमारे पास है 10 माइनस 6 4 एंड 7 माइनस 2 5, हमारे पास में एंगल एफ जी ई आ गया है 54 डिग्री। इस तरह से आपको ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू और एस टी लाइन्स पैरेलल हैं एंड एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, एंगल आर एस टी 130 डिग्री, देन फाइंड एंगल क्यू आर एस। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है क्यू आर एस एंगल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक अलग से हमें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, कि हम इस एस टी लाइन के पैरेलल पॉइंट आर से एक ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल लाइन।
तो पी क्यू आर एस टी है तो हम मान लेते हैं इसको पॉइंट यू। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ड्रॉ आर यू पैरेलल टू एस टी। हमने एक आर यू लाइन ड्रॉ की है, वो पैरेलल किसके है, एस टी के। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब देखो, सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एस टी पैरेलल टू आर यू, अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एस टी आर यू के पैरेलल है, इसका मतलब कि पी क्यू और आर यू लाइन भी आपस में पैरेलल होगी। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर यू, पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू आर यू, देन पी क्यू इज पैरेलल टू आर यू। इसका मतलब ये तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। अब देखो, अगर एस टी और आर यू लाइन्स पैरेलल है तो यहाँ पर ये 130 और ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपको लिखना है यहाँ पे, सिंस एंगल आर एस टी एंड एंगल एस आर यू आर को इंटीरियर angles, therefore angle RST plus SRU इज इक्वल टू, इन दोनों का सम 180 डिग्री। RST की वैल्यू हमारे पास में है 130 प्लस SRU इज इक्वल टू 180, एंगल SRU इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे 130, एंगल SRU इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 50 डिग्री। SRU हमारे पास आ गया है 50। अब PQ भी पैरेलल है RU के, तो यहाँ पर ये बन रहा है एक Z बन रहा है। इसका मतलब कि ये पूरा एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये 110 है तो ये भी क्या होगा, 110, रीज़न होगा अल्टरनेट एंगल। एंड इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, PQ पैरेलल टू है RU, देयरफॉर एंगल PQR किसके इक्वल है, QRU के। तो एंगल QRU किसके इक्वल हो गया, 110 डिग्री। QRU ये पूरा एंगल आ गया हमारे पास 110। हमें क्या फाइंड करना था, QRS। तो QRS लाने के ये पूरा एंगल है हमारे पास में, और इसमें से हम 50 माइनस कर दें, 110 में से हम 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, एंगल QRS। तो आपको लिखना है लास्ट में, दस एंगल QRS इज इक्वल टू QRU में से माइनस कर रहे हैं हम एंगल SRU को। QRU ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 110, और उसमें से SRU माइनस करना है 50 डिग्री। तो हमारे पास में आ गया एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको कर लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। इन फिगर AB पैरेलल टू CD, AB और CD दोनों पैरेलल लाइंस गिवन है। एंगल APQ 50 डिग्री, PRD है हमारे पास में 127। देन फाइंड X एंड Y। आपको यहाँ पर X और Y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पे बन रहा है Z बन रहा है, तो यहाँ पर ये 50 है तो X भी कितना हो गया, 50। ठीक है, उसके बाद में एक और Z बन रहा है, ये वाला Z। तो यहाँ पर ये 127 है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 127 में से 50 माइनस कर देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, Y। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, सिंस AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीज़न होगा इसका अल्टरनेट एंगल। ठीक है, उसके बाद एक और अल्टरनेटिव क्या बन रहा है, एंगल APR इज इक्वल टू भी होगा 127 डिग्री, और रीज़न सेम रहेगा अल्टरनेट एंगल। ओके, अब APR के दो टुकड़े हो रहे हैं, 50 प्लस Y। तो APR को हम लिख सकते हैं 50 और Y का सम करेंगे हम
तो हमारे पास में क्या आएगा APR और इक्वल में क्या चल रहा है 127। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 127 माइनस करना है इसमें से 50, तो y इज इक्वल टू 7, 12 माइनस 5 करेंगे तो भी 7। तो हमारे पास में एंगल y आ गया है 77 डिग्री और x आ गया हमारे पास में 50 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। आपको इस डायग्राम में दो मिरर दिए हुए हैं PQ और RS प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों मिरर्स पैरेलल प्लेस किए गए हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट पॉइंट B। एक इंसिडेंट रे है AB जो PQ मिरर को पॉइंट B पर स्ट्राइक कर रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो मिरर RS पर जा रही है, पॉइंट C से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है तो CD रे है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस PQ मिरर के लिए ये AB इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस RS मिरर के लिए ये आ रही है रे, इसका मतलब कि ये इंसिडेंट है और CD रिफ्लेक्टेड रे है। देन प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि लाइंस AB और CD दोनों पैरेलल होगी, ये आपको लेके आना है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर इन दोनों मिरर्स पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये M और ये है पॉइंट N। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं M एंड N। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ MB परपेंडिकुलर ऑन, MB इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड NC इज परपेंडिकुलर ऑन RS। ये हमने अपनी तरफ से इस डायग्राम में और ऐड किया है। ठीक है। अब इसका प्रूफ, अब आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई परपेंडिकुलर्स है तो इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर के बीच बनेगा। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड रे और सेम परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल हमेशा सेम होगा। तो आपको लिखना है सिंस according to law of reflection angle 1 is equal to angle 2 and similarly यहाँ मान लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4। जैसे उधर हो रहा है वैसे यहाँ पर भी एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। एंड perpendiculars between two parallel lines are also parallel। कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन्स है और उन पैरेलल लाइन्स के बीच में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं तो वो परपेंडिकुलर्स भी क्या होंगे आपस में पैरेलल। इसका मतलब MB इज पैरेलल टू NC। अगर MB और NC आपस में पैरेलल है इसका मतलब कि यहाँ पर बन रहा है XZ और एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। रीज़न होगा इसका अल्टरनेट एंगल। ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है और यहाँ पर क्या आ गया, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। अगर एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, अगर मेरे पास में ये वाला पूरा एंगल 1 और 2 का सम और इधर से 3 और 4, अगर ये वाला एंगल और ये एंगल पूरा आपस में इक्वल आ जाए तो यहाँ से ये पूरा एग्जैक्ट बन जाएगा बड़ा वाला। और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो अल्टरनेट इक्वल एंगल्स इक्वल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि AB और CD दोनों लाइन्स पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। तो यहाँ पर 2 एंगल 2 और इधर आ गया 2 एंगल 3। 2 एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 और 2 एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो यहाँ पर हम एक एंगल की जगह एंगल 2 की जगह एंगल 1 और ये एंगल 2। इधर एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है तो यहाँ पर किसी एक एंगल 3 की प्लेस पर आप कर सकते हो एंगल 4। यहाँ लिख देना फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 हमने ये कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 1 से। अब देखो एंगल 1 + 2, ये 1 + 2 मिलके क्या बना रहा है, एंगल ABC, और 3 + 4 मिलके क्या बना रहा है, BCD। तो 1 + 2 को हम लिख सकते हैं एंगल ABC, और 3 + 4 को हम लिख सकते हैं एंगल BCD। एंगल ABC और BCD मिलके क्या बना रहा है, अल्टरनेट एंगल इक्वल, सिंस alternate angles are equal, therefore AB is parallel to CD। ठीक है, इस तरह से हमने AB और CD को पैरेलल प्रूव किया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।